अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे वो है रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है ना प्ले करती है ट्रेडिंग में, चाहे वो क्रिप्टो चाहे वो फॉरेक्स हो, और वैसे भी आपका किसी किस्म का भी बिज़नेस हो उसमें भी आपने रिस्क मैनेजमेंट तो सीखनी ही सीखनी है। अब यहाँ पर जो मैं डिस्कस करूँगा वो कैसे आप गोल्ड की ट्रेड पे अपने रिस्क को मैनेज करेंगे। बहुत सिंपल सी जो है मैं आपको टिप्स दूंगा, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है। अब मेरे सामने इस वक्त जो चार्ट खुला हुआ है, बल्कि मेरे सामने जो इस वक्त अकाउंट खुला हुआ है, ये वो अकाउंट है जिस पे हाई रिस्क के साथ जो है ना ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है। आपके पास स्पेयर $100 है, $200 है, और आपने उस अकाउंट से हाई रिस्क ट्रेडिंग करनी है। लाइक आपने कहना है बस यार ये खोल के खेलो, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो ना सही। ठीक है। तो उसके हिसाब से आप कितना रिस्क जो है अपनी ट्रेड्स पे लेंगे, और वैसे छोटे अकाउंट्स में या थोड़ा सिक्योर हो के आप कितना रिस्क लेंगे वो मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो अकाउंट है ये हाई रिस्क अकाउंट है। ठीक है। इस पे इसका कैपिटल बहुत छोटा था। ठीक है। लाइक $100, $200, $300। ठीक है। और उस कैपिटल के साथ जो ट्रेड्स इसमें ओपन अप हुई हैं, आप जाके ज़रा देख लें, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो कि मैंने शेयर की हुई इसमें यूट्यूब शॉर्ट्स में, सेकंड शॉट होगा। ये वो ट्रेड्स हैं जो कि आप देखिए कि अकाउंट था कोई तकरीबन $300 का अकाउंट था या 400 समथिंग पे, और उस अकाउंट से 0.2 की लॉट्स ली गई थी। ठीक है। 1924 पे अब मैंने 3 पोर्शंस में DCA किया था। जो की रूल होता है वो ये होता है कि आपने हमेशा 3 दफ़ा DCA करना होता है। ठीक है। आपने कभी भी 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा, 7 दफ़ा नहीं करना होता है DCA। ठीक है। क्योंकि उससे होता है कि आपका जो कैपिटल बहुत ज़्यादा श्रिंक होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है। और जब जितनी ज़्यादा लॉट्स ओपन अप होती जाएंगी वो उतना ज़्यादा आपके लिए रिस्की हो जाएंगे। हाँ, अनलेस कि आपका जो स्टाइल है वो है स्कैल्पिंग। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉट्स खोलते हैं और छोटी लॉट्स खोलते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पर 0.2 लॉट खोली हुई है। ठीक है। जिससे मुझे नियरली $200 का प्रॉफिट हुआ है। और साथ ही मैंने जो मेरी पहली एंट्री थी वो थी 1922.1 पे। ठीक है। जहाँ पर मैंने 0.2 छोटी लॉट खोली। जो पहला रूल होता है वो ये होता है कि आपने थोड़ी सी छोटी लॉट खोलनी है, थोड़ा सा छोटा साइज़ आपने खोलना है। ठीक है। फिर गोल्ड जैसे ही थोड़ा और ऊपर गया, ठीक है, आपने उससे थोड़ा सा जो है ना थोड़ी सी ज़्यादा उससे बड़ी, यहाँ पर मैंने 0.3 लॉट खोली है। ठीक है। जिससे मुझे $264 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। और जो लास्ट होती है वो आपने सबसे बड़ी लॉट आमतौर पे खोलनी होती है। अगर मैंने 0.3 खोली तो मुझे 0.4 या 5 खोलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने यहाँ पर 0.2 खोली थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिस्क काफ़ी ज़्यादा हो गया था और मेरी लिक्विडेशन जो थी वो नियरली लाइक $10 to $15 ऊपर थी। अब याद रखना है आपने कि गोल्ड में जो $20 to $30 की मूवमेंट है ना, वो एक अच्छी खासी बड़े लेवल की मूवमेंट है। ठीक है। अगर आप जाके गोल्ड की ज़रा प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे तो आपको जो बिगेस्ट ऑफ बिगेस्ट कैंडल्स भी यहाँ पर जो दिखने को मिली हैं, ठीक है, वो नियरली लाइक आप कह लें $50-60 की मूवमेंट भी आपको जो है ना गोल्ड में देखने को मिली हुई है। ठीक है। एक दिन में, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये इस कैंडल की बात कर लूँ, ये देखें। ठीक है। इसका जो हाई था वो 1988 था। ठीक है। और इसका लो जो था 1918 था। ठीक है। मतलब इधर से मतलब 18 से ये बाउंस हुआ है और अप टू 90 तक गया, नियरली लाइक $50-60 की मूवमेंट इसने दी है। तो ये एक बहुत बड़ी मूवमेंट है और ये आपको महीनों में एक दफ़ा इस तरह की मूवमेंट बड़ी देखने को मिलती है गोल्ड में। हर महीने इस तरह की एक आध मूवमेंट आती है, चाहे वो FOMC से, चाहे वो जिस मर्ज़ी से। अब आपने सबसे पहले जब आप सुबह सुबह उठेंगे, आपने सबसे पहले तो देखना है कि यार न्यूज़ क्या चल रही है। ठीक है। ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना कि मैं किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, ये मैं इससे नेक्स्ट में कवर अप करूँगा। फिलहाल मैं सिर्फ रिस्क का बता रहा हूँ। ठीक है। कि आपने रिस्क किस तरह मैनेज करना अपना। ठीक है। मैंने आपको पहले 3 रूल्स बता दिए कि आपने 3 से 4 दफ़ा DCA करना है। ठीक है। और आपने जब भी एंट्री लेनी है, आप चाहे सिग्नल ले रहे हैं चाहे आप खुद से ट्रेड ले रहे हैं। लेट सपोज किसी ग्रुप में सिग्नल है, यार आप इसको 1920 से शॉर्ट कर दें। ठीक है। तो आपने माइंड में रखना है कि ये ऊपर भाई जाएगा, ऊपर जाना है, तो उसके लिए भी मुझे 2 पोर्शंस अलग रखने। ग्रीडी नहीं होना कि स्टार्टिंग में ही ज़्यादा खोल देनी है लॉट्स, उसकी वजह से फिर आप खुद ट्रैप हो जाएंगे और आप फिर लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अब लेट सपोज कि मैं यहाँ पर अब थोड़ी सी कैलकुलेशंस पे चले जाते हैं। अच्छा, पहले तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई थी थोड़ा सा हाई रिस्क जो अकाउंट है जिसके साथ प्ले किया जाता है। ठीक है। हाई रिस्क अकाउंट है, इसमें मैं अच्छा दूसरा एक और जो प्रो टिप है वो ये कि जब भी DCA करना है कोशिश करना है कि
$2 से $3 की ऊपर की मूवमेंट हो फिर आपने DCA करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं ट्रेडिंग व्यू में आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी इस वक्त मेरे सामने ये चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। अब जो मैंने पहली ट्रेड ली थी, अगर आप यहाँ पर आके देखें, ये 1922.1 और 1922.3 की जो दो लेवल्स मैंने यहाँ पर लिए, वो मैंने इस रीजन पे लिए। ये देख रहे हैं, ये पूरा एक ब्लॉक था जिधर से मेरे मुताबिक ये एक ब्लॉक बनता था। ये क्यों बनता था ये फिर छोटे टाइम फ्रेम्स में जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। ये जो ब्लॉक था ये मैंने क्यों यहाँ पर मार्क किया, क्योंकि ये ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप मूवमेंट थी। खैर इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करूँगा कि मैं खुद किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे मुताबिक ये पूरा का पूरा जो लेवल था ये मेरे लिए एक सप्लाई जोन था, और मेरे मुताबिक ये इधर से मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ से रिजेक्शन ले लेनी थी, ठीक है। ये मेरा नज़रिया था, ठीक है। लेकिन मार्केट इससे ऊपर गई तो मैंने ऑलरेडी पहले एक और मार्क यहाँ पर किया हुआ था बॉक्स, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक बॉक्स अपर इस वाले जोन में किया हुआ था कि यार अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इधर से ऊपर आती है, ठीक है, तो जो नेक्स्ट अटैम्प्ट होगी वो यहाँ तक की होगी। अब अगर तो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ तो फिर मैं यहाँ से अगर मैंने शॉर्ट किया है तो मैं अपना स्टॉप लॉस इतने ऊपर भी लगा सकता हूँ, ठीक है, उस केस में। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं स्कैल्पर हूँ, स्कैल्पर्स आमतौर पे ये लेवल ब्रेक हुआ तो वो इधर ही स्टॉप लॉस लेके निकल जाते हैं फ़ौरन, ठीक है। अब वो आपके ट्रेडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की मूवमेंट कैचअप कर रहे हैं और फिर किस तरह की जो है ना आप उसमें स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अच्छा, अब मैंने जो पहले मेरी एंट्री ली है वो आप देखिए 1922 समथिंग की है। वो इस रीजन पे जैसे ही इसने एंट्री ली थी तो मैंने शॉर्ट खोल दिया था, ठीक है। अब फिर मैंने वेट किया जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ 1924 के पास इस कैंडल पे, जो छोटी कैंडल है, मेरे मुताबिक बायर्स यहाँ पर वीक हो गए थे और मैंने यहाँ से एक और DCA कर दिया। जो ये रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला लेवल, ये वाली एंट्रीज होती है। अब गोल्ड साहब जो है उठते जा रहे हैं और वो नियरली यहाँ तक चला गया। और मेरी जो लिक्विडेशन थी, मेरी 0.7 समथिंग लॉट खुली हुई थी, और मेरी लिक्विडेशन जो थी वो ये थी लिक्विडेशन 37, ठीक है। 37 मेरी लिक्विडेशन लेवल था, ठीक है। अब मैंने 37 का लेवल क्यों रखा था, क्योंकि मैंने जब सुबह उठ के मार्केट को एनालाइज किया था तो मैंने डेली टाइम फ्रेम में देखा था कि यार की लेवल्स कौन से। ये मेरा शुरू से रूल है, मैं सुबह उठ के सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम और जो है न्यूज़ देखता हूँ। तो ये मेरे पास एक की लेवल था जिधर से मार्केट ने यहाँ से बाउंस आया मार्केट पे, रीटेस्ट, बाउंस, फिर बाउंस, ठीक है। ये जो आप विक्स देख रहे हैं पतले पतले डंडे, ये भी काउंट होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। बाउंस आप देख रहे हैं 4-5 दफ़ा इस लेवल पे बाउंस है, और जैसे ही ये लेवल टूटा है 1940 का, मार्केट पे क्रैश देखने को हमें मिल गया, ठीक है। और तब से मार्केट ऊपर उठी नहीं इस लेवल से, तो ये मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो मैंने जब अपनी ट्रेड ली तो मैंने उसकी मेरी जो लिक्विडेशन थी वो मैंने इतनी रखी थी कि वो एटलीस्ट यहाँ तक हो 1940 के पास, क्योंकि ये फाइनल लेवल टू वॉच था, ठीक है। अब क्योंकि मेरा हाई रिस्क अकाउंट था, ठीक है, मैं उस पर गैम्बल कर रहा था, मतलब मैं ज़्यादा रिस्क ले रहा था उस अकाउंट से, इसी वजह से वो अकाउंट मैंने 400 से जो है ना स्ट्रेट अवे जो है ना उसमें $1000 प्रॉफिट कमाया, एक दिन में ही 2x कर दिया। अब क्योंकि मैं उसमें हाई रिस्क ले रहा था तो अब मेरा जो पहला लेवल था मैंने यहाँ पर एंट्री ली, मैंने दूसरा अटैम्प्ट यहाँ पर की, और जो मैंने थर्ड टाइम DCA करना था वो मैंने इस लेवल के टॉप पे करना था नियरली, ठीक है, इस लेवल पे फोर्थ DCA जो था। लेकिन ये वहाँ तक आया नहीं तो मुझे वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ी और उल्टा ये फर्दर ड्रॉप हो गया। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर आ जाएँ, यहाँ पर आप देखिए मैंने लॉन्ग भी किया मतलब बाद में, ठीक है। जो मेरी पहली एंट्री थी वो 907 और दूसरी एंट्री 903 की थी, मतलब मेरी जो पहली एंट्री थी वो 907 इस रीजन की थी, ये रीजन था। यहाँ से मार्केट ने टेस्ट किया और ये ग्रीन कैंडल बनाई थी जिसमें मैंने एंट्री ली थी, और ये फर्दर ड्रॉप हुआ और मैंने सेकंड अटैम्प्ट ली थी। जो मेरी थर्ड एंट्री होती वो यहाँ के पास होती, ठीक है, लेनी अपने। अब मैंने इसी डिमांड जोन के अंदर ही एंट्री लेनी थी, लेकिन थोड़ा सा मैंने लेट लेनी थी। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि लिक्विडेशन, जैसा मैंने बताया कि मेरी लिक्विडेशन 37 की थी, ठीक है। जब मैंने शॉर्ट किया था मैंने जो है ना कोशिश की थी कि मैं अपनी लिक्विडेशन जो है ना, मतलब लिक्विडेशन से मुराद है मेरा पूरा अकाउंट ख़त्म हो जाता है इस ट्रेड पे, ठीक है। मैंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया हुआ था इस ट्रेड पे क्योंकि मैंने हाई रिस्क ट्रेड ली हुई थी ये। तो उस केस में अगर तो आपका लो रिस्क ट्रेड ली हुई है, लेट सपोज आप कहते हैं कि नहीं यार मैंने इतना नहीं लेना, ठीक है, आप कहते हैं कि यार मैंने इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, मैंने कम रिस्क लेना है, तो जैसे कि मैं आपको एक और अकाउंट दिखा देता हूँ। इस अकाउंट में आते हैं
तो आप इस अकाउंट में देखिए कि ये जो ट्रेड्स ली गई हैं ये बहुत माइनर लॉट्स के साथ ली गई हैं। हालांकि ये अकाउंट और वो अकाउंट सेम साइज़ के थे दोनों, ठीक है। इस अकाउंट में बहुत छोटी लॉट्स ली जा रही है, देख रहे हैं आप, $23, $24, $25 एक एक ट्रेड से प्रॉफिट कमाया जा रहा है एवरेज, ठीक है। मेरे इस अकाउंट में ज़्यादा जो है ना 2 से 3 ट्रेड्स के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर आप आ जाते हैं, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिस्क को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट सपोज के जो मेरी एंट्री प्राइस है वो है 1910 की, ठीक है। ये मेरी 1910 की एंट्री प्राइस है और मेरा जो एवरेज टारगेट है वो है $15, ठीक है। इसको हम कहते हैं मैं $5 की मूवमेंट कैच करूँगा। मैंने शॉर्ट किया, लॉन्ग किया, लॉन्ग करते हैं, ठीक है। अब मैंने लॉन्ग किया है, ठीक है। मेरी मेरी एंट्री जो है वो 1910 की है, 1911 की है और जो है ना मेरा टेक प्रॉफिट 1915 का है और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो नियरली 1905 का है, ठीक है। अब आपने करना ये कि अपने माइंड में चीज़ रखनी होती है, 2-3 किस्म के ट्रेडर्स होते हैं। कुछ होते हैं जो हेजिंग करते हैं खाली, ठीक है। अगर तो आप हेजर्स में से हैं जो सिर्फ हेजिंग करते हैं, लेट सपोज वो करते ही क्या है कि आपने सबसे पहले जब भी आप ट्रेडिंग में एंटर होंगे आपने अपने लिए कुछ की लेवल्स बना लेने, ठीक है। जैसे कि मैं एक यहाँ पर एक ये लेवल बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को ज़रा हटा देता हूँ ताकि ज़रा आपको ईजी नज़र आए। ओके, सो लेट सपोज कि मुझे नहीं पता यहाँ से मार्केट क्या करने लगी है, लेकिन मुझे ज़्यादा चांसेस लॉन्ग के लग रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं 3 लॉटें मतलब 3 पोजीशंस खोल दूँगा अपनी, ठीक है। वो जो 3 पोजीशंस मैं यहाँ पर खोलूँगा वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे कि आपने लॉट साइज़ क्या रखना है। आप अपने मुताबिक कैलकुलेट करें जितना आपने रिस्क करना है। अगर मैं 0.05 लेता हूँ, अकाउंट मेरा $500 का है, तो मेरा स्टॉप लॉस पे $10 नीचे स्टॉप लॉस पे $34 का लॉस पड़ेगा, ठीक है। और जो क्या कहते हैं मतलब कि आप 3 पोजीशन खोलते हैं अगर आप हेजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 पोजीशंस खोलते हैं, ठीक है, तो हेज में एक जो पोजीशन होगी वो शॉर्ट की होगी। मतलब कि जो अगर आपका स्टॉप लॉस है वो आपने ओवरऑल जो है ना आपने नियरली रिस्क किया हुआ है, $70 आपने रिस्क किया हुआ है और जब ड्रॉप होगा तो आपको $30 शॉर्ट से मिल जाएंगे प्रॉफिट, ठीक है। अब किस तरह, आपने यहाँ से लॉन्ग किया, ठीक है, आपने 3 पोजीशंस खोली हुई है, ये मैंने 2 एरोस बना दिए यहाँ पर और अब मैं तीसरा भी यहाँ पर बना देता हूँ। आपने 3 पोजीशंस खोली हुई है और पर पोजीशन आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर है। मतलब कि अगर ये इधर से ड्रॉप लेके यहाँ तक आया तो आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, ठीक है। जो मेरा ये स्टॉप लॉस लगा हुआ है 1905 का, ये हंट हो जाएगा। और मेरी 3 पोजीशंस है, 0.05 की, 0.05 की और फिर 0.05 की। और वो 3 पोजीशंस जो है ना आपने हेज की हुई है, मतलब कि आपने लॉन्ग भी किया हुआ है और साथ में आपने शॉर्ट भी किया हुआ है। एज इन के मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं डेमो अकाउंट यहाँ पर खोलता हूँ एक, थोड़ा सा मैं आपको हेजिंग पे भी बता देता हूँ अभी कि हेजिंग किसे कहते हैं, ठीक है। ये मैं हेज ट्रेडर्स जो है ना उनके लिए मैं ये पूरा बता रहा हूँ इस वक्त। इसके बाद नॉर्मल ट्रेडर्स पे आते हैं। लेट सपोज कि मैंने अपना चार्ट खोला और मुझे यहाँ से मार्केट बाउंस होते हुए ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन फॉर द सेफ्टी मैंने थोड़ा सा शॉर्ट भी करना है, ठीक है, ताकि मैं अपने अकाउंट को हेज कर लूँ। मैं फ़ोन की बैटरी डेड हो रही है, मैं इसको चार्ज पे भी साथ लगा दूँ। अच्छा, तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक लॉन्ग खोलता हूँ, मैं फिर से लॉन्ग खोलता हूँ और मैं 3 लॉन्ग खोल लेता हूँ, एक मैं शॉर्ट खोल लेता हूँ। ये 3 मेरी पोजीशंस हैं। अब अगर यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो मेरा स्टॉप लॉस 1950। मैं स्टॉप लॉस हेजिंग पे, आप कभी भी जो हेजिंग कर रहे होते हैं आप उन पे आमतौर पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आप मैनुअली ही क्लोज करते हैं। और मैं यहाँ पर टेक प्रॉफिट जो वो लगा देता हूँ 1905 का। मुझे $32 यहाँ पर प्रॉफिट होगा अगर ये मार्केट इधर से ड्रॉप होती है। वेरेस अगर मैं स्टॉप लॉस यहाँ की बात करूँ, जो मेरे शॉर्ट का टारगेट था वो मेरे लॉन्ग का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। मेरा 1905 जो है मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस पे लॉस उड़ेगा, ठीक है। और सेम गोस में इसका भी और इसका भी, तीनों का लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब 32 + 32 + 32 नियरली $96 का मेरा ओवरऑल लॉस पड़ेगा अगर
मार्केट इधर से रिवर्सल लेती है, ऊपर जाने के बजाय नीचे आके ड्रॉप होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अब आप वो गौर से समझना। लेट्स सपोज कि मार्केट इधर से ड्रॉप हो जाती है और मेरा ये स्टॉप लॉस पे रहता है और ये मेरा टारगेट हिट कर जाता है, तो मैं इसे $32 प्रॉफिट बुक करूँगा। ठीक है, और मेरा यहाँ पर जो लॉस चल रहा है वो $96 का है, मतलब कि 32 में से 96 सब्ट्रैक्ट हो गए। अब अगर मैं लेवल देखूंगा ये मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, तो मैं इस वक्त डिमांड जोन में खड़ा हुआ था, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस डिमांड जोन में था मेरे मुताबिक। ठीक है, मेरे एक लेवल था उसके मुताबिक मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। अब जिस लेवल पे मेरे लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस है वहीं से मैं दोबारा से लॉन्ग कर लूँगा। ठीक है, और एक आध एंट्री शॉर्ट की खोल लूँगा, सिर्फ एक आध। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या कि मैं आपको बताता हूँ, मैं दोबारा शॉर्ट वहाँ से एक क्यों खोलूँगा, लॉन्ग में दोबारा से 2-3 खोलूँगा, यहीं से मैं लॉन्ग 2-3 खोलूँगा। उससे मेरी एवरेज एंट्री क्या होगी, अगर वो मेरी एवरेज एंट्री यहाँ की थी, लॉन्ग मैंने यहाँ से किया था यहाँ तक के लिए, तो मेरी एवरेज एंट्री स्क्वीज आउट होकर यहाँ तक आ जाएगी और मेरा शॉर्ट यहाँ का खुला हुआ है। सो लेट सपोज अगर मेरे 6 लॉन्ग की पोजीशंस खुली हुई है तो मैं 2 या 3 शॉर्ट की पोजीशंस भी खोल दूँगा। खुदा ना खास्ता अगर ये डिमांड जोन भी फेल होता है, यहाँ पर आती है, तो मेरा लॉस जो है वो मिनिमाइज़ होता रहे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर लेट सपोज, अब अगर ऑपोजिट केस करते हैं हम, अगर यहाँ से मार्केट आपने 3 लॉन्ग खोले, आपको यहाँ से लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी और आपने यहाँ से 2 शॉर्ट्स भी साथ खोल दिए कि मार्केट शायद ड्रॉप भी कर जाए। अब मार्केट इधर से पंप करती है और ऊपर जाती है, आपने 3 लॉन्ग्स का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया और जो आपका शॉर्ट है, अब यहाँ पर एक प्रो टिप मैं आपको देने लगा हूँ, जो 3 लॉन्ग्स हैं उसमें से आप कोशिश करें कि 2 को बुक करें और 1 को होल्ड रखें। उसको क्यों होल्ड रखें वो मैं भी बताता हूँ। जब यहाँ पर आप दो लॉट्स का प्रॉफिट बुक कर लेंगे और वेर एज आपकी 2 लॉट्स इधर शॉर्ट की खुली हुई हैं, ठीक है, और 2 का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, एक जो लॉट रहेगी वो यहाँ पर खुली हुई है, आपने यहाँ पर दोबारा से एक लॉन्ग की री एंट्री मार देनी है। ठीक है, लॉन्ग की री एंट्री मार देनी है और इधर से 2 से 3 शॉर्ट्स की एंट्री खोल देनी है। आपकी लॉन्ग की एंट्री मिनिमाइज होके यहाँ तक आ जाएगी, सेंटर तक, क्योंकि एक ऊपर थी एंट्री और एक नीचे थी, वो सेंटर तक आ जाएगी मिनिमाइज होके। और आपकी शॉर्ट की एंट्री जो यहाँ पर थी वो मिनिमाइज होके इधर तक आ जाएगी दोबारा से सेंटर पे। और अगर क्योंकि आपके मुताबिक आपका ये एक की लेवल था, ठीक है, जिधर से ये मेरे मुताबिक ये यहाँ से रिजेक्शन खाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये रिजेक्शन खाएगा क्योंकि मेरा ये लेवल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स की एंट्री दोबारा खोली है, अगर मैंने यहाँ पर शॉर्ट्स की एंट्री दोबारा खोल दी है, अब उस होगा ये कि मेरी शॉर्ट्स की एंट्री जो यहाँ पर फंसी हुई थी वो मिनिमाइज़ होकर यहाँ तक आ गई, और जो मेरी लॉन्ग की एंट्री यहाँ से लगी हुई थी और मैंने यहाँ से एक और लॉन्ग खोली है, 2 और खोल लिए, हाफ खोल लिया बेसिकली मैंने अपने जो शॉर्ट्स है उसके हाफ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरी लॉन्ग की एंट्री मिनिमाइज़ होकर इधर आ जाएगी। जैसे रिजेक्शन पड़ के थोड़ा सा भी ड्रॉप होगा तो मेरी ओवरऑल ट्रेड्स मैसिव प्रॉफिट्स में चली जाएगी, और वो प्रॉफिट्स में मैं तब करूँगा जब दोबारा से डिमांड पे जाएगा। अब वो जब यहाँ से ड्रॉप होकर इधर आया, मैंने यहाँ से शॉर्ट्स का प्रॉफिट बुक किया और यहाँ से 1 से 2 शॉर्ट्स दोबारा खोल दिए। ठीक है, और यहाँ से ज़्यादा लॉन्ग खोल दिए। तो जब मार्केट इधर से बाउंस करेगी तो जो मेरे शॉर्ट्स की एंट्री यहाँ पर थी, जब मैंने दोबारा से यहाँ पर री एंट्री ली तो मेरी शॉर्ट्स की एंट्री यहाँ तक आ गई, और जो मेरे लॉन्ग्स की एंट्री जो यहाँ से फंसी हुई थी, ये इस रीजन में जो फंसी हुई थी, वो मिनिमाइज़ होकर यहाँ तक आ जाएगी, इस रीजन तक। और जब मार्केट इधर से थोड़ा सा भी बाउंस लेगी तो मैं ओवरऑल दोबारा से मैसिव प्रॉफिट्स में आ जाऊँगा। ये होती है हेजिंग का तरीका। अब आ जाते हैं एक आम बंदा जो मेरी तरह का नॉर्मल ट्रेडर है, लेट सपोज आप हेजिंग नहीं करते। ठीक है, अब आप हेजिंग नहीं करते तो आपने क्या करना है, सवाल ये पैदा होता है आपके लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपने कैलकुलेट करना है सीधा बैठ के कि भाई आप अपने अकाउंट के हिसाब से रिस्क कितना कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले जैसा मैंने बताया कि आपने 3 दफ़ा DCA माइंड में रखना है, 3 टाइम्स आपने DCA रखना है। अगर मेरी एंट्री 1910 की है और मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो 1915 का है, ठीक है, लेट सपोज इस वक्त मार्केट 1911 पे चल रही है, यहाँ पर लगाए थे। मेरी एंट्री जो थी वो थी 1910 की, मेरा जो टेक प्रॉफिट था वो है 1915 का, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है 1905 का। ठीक है, बल्कि 1900 का मेरा स्टॉप लॉस है। सो स्टॉप लॉस पे मेरा $50 सब्ट्रैक्ट होगा और टेक प्रॉफिट में मेरा $25 का प्रॉफिट होगा। अब जैसा मैंने बताया कि आपने इसको नहीं देखना है $50 आपका लॉस है, आपने कैलकुलेट क्या करना है कि यार जब मैं 3 दफ़ा DCA करूँगा,
एक दफ़ा 0.05 खोला, फिर दोबारा 3 दफ़ा, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? आपका लॉस उस टाइम $150 के पास $150 के पास आपको लॉस पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट $500 का है तो क्या आप वो $150 बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कम्प्लीटली। अगर जैसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ हाँ इट्स फाइन फॉर मी, आई कैन लूज़ $150 इन फ्रॉम $500 अकाउंट, तो मैं रिस्क कर लूँगा, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी है कि अगर मेरी ये ट्रेड फेल हो गई तो मैंने अपने पूरे पोर्टफोलियो को 3 ट्रेड्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, 150 प्लस 150 एंड देन 150, $450 के अंदर मैंने मतलब अपने पूरे पोर्टफोलियो को 3 ट्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप जाके मेरी ट्रेड हिस्ट्री देखें, ठीक है, ये मैं अपनी एक्यूरेसी के हिसाब से बता रहा हूँ, हर बंदे को अपनी एक्यूरेसी का पता होता है। जैसे लेट सपोज मैं अपना ये अकाउंट खोलता हूँ, तो आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें, आपको कंसेक्टिव 3 ट्रेड्स फेल कहीं नहीं मिलेंगी। ये देखते जाए, एक ट्रेड फेल, देखते जाए, आपको कहीं पर भी 3 ट्रेड्स कंसेक्टिव फेल कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। देख रहे, ये देखें, कहीं पर भी आपको नहीं, लाल ट्रेड्स पड़ती ही नहीं है मेरी। ठीक है, तो मुझे पता है कि यार मेरे अकाउंट के हिसाब से मुझे पता है कि यार अगर मैं $150 रिस्क भी कर देता हूँ, मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो को 3 पोर्शंस में डिवाइड करूँगा सबसे पहले। ठीक है, अपने रिस्क के हिसाब से। लेट सपोज मेरा $1000 का अकाउंट है, मैं उसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लूँगा, 350 देन 350 एंड देन 350। ठीक है, ये आपका बन जाता है नियरली $1050 बन जाते हैं। तो मैंने अब उसको 3 पोर्शंस पे क्यों डिवाइड किया, उसकी वजह ये है कि मुझे पता है कि अगर मेरा लेट सपोज कि मेरी ट्रेड मेरा जो टेक प्रॉफिट है उसमें मुझे $25 प्रॉफिट है, जो मेरा स्टॉप लॉस है उसमें मुझे $50 का लॉस है, और मैं 3 टाइम्स DCA करूँगा, सो टेक्निकली मैं $150 का लॉस बेयर करूँगा, माइंड में रखना है। लेकिन जब आपका DCA अच्छा होगा, लाइक आपने गैप के साथ किए, तो उधर आपकी एवरेज एंट्री जो होगी ना वो नियरली इस तरह बन जाएगी। लेट सपोज आपने 1910 की एंट्री ली है, आपकी सेकंड एंट्री जो थी वो है 1907 की, और आपकी जो थर्ड एंट्री है वो है 1903 की है। जो तीसरी एंट्री होती है हमेशा एक आपने अच्छे लेवल पे लेनी है। ठीक है, तो उससे आपकी एवरेज एंट्री 1910 से उठ के 1907 आ जाएगी, जिससे आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाता है और स्टॉप लॉस मार्जिन कम हो जाता है या बराबर हो जाता है नियरली, अगर आपका DCA अच्छा है। ठीक है, अब लेट सपोज मेरी एक्यूरेसी के मुताबिक मैंने अपने अकाउंट को 3 पोर्शंस में डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि पिछले 20-25 दिनों से, लाइक 20 to 30 डेज से मेरी कोई ऐसी ट्रेड नहीं जिसने मुझे कंसेक्टिव 3 दफ़ा रेड ट्रेड्स दी हो। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे पता है अगर लेट सपोज अगर मेरी ये ट्रेड फेल भी हो जाती है, तो मुझे पता है कि मेरी इतनी एक्यूरेसी तो है कि मैं अगले 2 ट्रेड्स मेरी फेल नहीं होंगी और उनमें से एक भी अच्छी चलेगी, तो आई विल रिकवर द फर्स्ट ट्रेड्स लॉस और टेक्निकली मैं और प्रॉफिट्स में आ जाऊँगा। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर 40 बच रहा है ओवरऑल और लॉस जो था वो 35 का है। तो लेट सपोज अगर मेरी $350 में लूज़ करता हूँ, अब मेरा $1000 का अकाउंट है, उसको मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किए और मैंने पर स्टॉप लॉस पे $350 रिस्क किए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर रिस्क किया है। ठीक है, तो अगर मेरी ट्रेड फेल भी हो जाती है, 350 फेल भी हो जाती है, मेरे लेट सपोज 350 मेरे डूब गए, ठीक है, तो मेरा अकाउंट पीछे रह जाता है $650 पे। ठीक है, $650 पे मेरा अकाउंट रह जाता है, और मुझे पता है कि अगर मेरी नेक्स्ट ट्रेड पास हुई तो मैं $400 विन कर लूँगा और मैं दोबारा से प्रॉफिट्स में चला जाऊँगा, और मेरी जो थर्ड ट्रेड होगी वो मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट्स में ले जाएगी। ठीक है, ये आपका पहले तो आपने देखना है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी, आप कितने अच्छे ट्रेडर हैं या आप जिस ट्रेडर को फॉलो कर रहे हैं वो कितना अच्छा ट्रेडर है, ताकि फिर आप उस अपने अकाउंट को उस पोर्शंस में डिवाइड कर लें। ठीक है, लेट सपोज आप कहते हैं यार मेरी एक्यूरेसी तो इतनी अच्छी नहीं है भाई, मेरी 10 ट्रेडों में से 7 ट्रेडें पास होती हैं या 6 ट्रेडें पास होती हैं और 4 ट्रेडें फेल होती हैं। उस केस पे आपने क्या करना है कि आप अपने जो आपकी एंट्री, जैसे अगर मैं 350 रिस्क कर रहा हूँ $1000 के हिसाब से, तो मैं अपने अकाउंट को 10 पोर्शंस में डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो उसमें मेरी गुंजाइश होगी वो ये होगी कि मैं मैक्सिमम कितना लूज़ कर लूँ, मैं मैक्सिमम जो लूज़ कर लूँ वो होगा $100 के पास मैं अपने अकाउंट पे रिस्क कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10 ट्रेडों के हिसाब से अपने अकाउंट को जज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार मैं चाहता हूँ कि मेरी एक्यूरेसी इतनी हो कि मैं 10 ट्रेडें अगर लूँ, मैं 10 ट्रेड्स भी लूँ, 10 ट्रेड्स में लूँ, तो उसमें से अगर 6 ट्रेड्स जो है ना वो पास हो जाती है तो मेरा नेट प्रॉफिट है, और क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, तो अब आपने शर्त ये है कि लेट सपोज आपने यहाँ पर $105 आपने यहाँ पर रिस्क किए। ठीक है, अब ये आपने रिस्क तो कर दिया, लेकिन इसको भी आपने 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 3 पोर्शंस में अगर हम 105 को डिवाइड करते हैं तो $35 पर ट्रेड बनता है।
तो आपने टेक्निकली 0.05 एक ट्रेड में एंट्री लेनी है, फिर वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वहाँ पर डीसीए किया, फिर डीसीए किया, 3 दफ़े डीसीए करना है आपने, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो लॉस बेयर करने की जो आपकी गुंजाइश होगी वो $100 के पास ही होगी, ठीक है। इसी तरह जो पहला रूल मैंने आपको बता दिया वो ये कि आपने अपने अगर आप खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने आप को जज करें कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है, ठीक है, ये जिस ट्रेडर को आप फॉलो कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कैसी है, ठीक है, और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करें ट्रेड्स के हिसाब से। अब जिस तरह मैं हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो को अगर डिवाइड करूँगा तो मुझे पता है मेरी एक्यूरेसी इतनी है कि जो है ना मेरे कंसेक्टिव 3 ट्रेड्स फेल नहीं हुई कहीं पर भी, ठीक है। इस छोटे से अकाउंट में भी अगर आप जाके देखें तो मेरी कंसेक्टिव 3 ट्रेड्स नहीं फेल हुई। इनफैक्ट अगर मैं गौर से देखूं, जो मैंने पिछली भी आप हिस्ट्री देख लें, तो मेरी 2 ट्रेड्स भी कभी फेल नहीं हुई, ठीक है, कंसेक्टिव जो ट्रेड्स हैं। तो ये एक्यूरेसी की बात होती है सिर्फ आप पे और आप किस तरह रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और जिससे नेक्स्ट चीज़ मैं कवर अप करूँगा वो ये होगी कि जो है ना जिस तरह मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, मतलब कि किस तरह उसमें मैं सारी की सारी जो निचोड़ है ना सारा का सारा ट्रेडिंग का, वो मैं सारा का सारा आप लोगों को बता दूंगा 1 से 2 वीडियोस के अंदर, ठीक है। क्योंकि कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो कहते हैं ना कि भाई आपने ये वेज देखना है वो देखना है, बकवास है, कुछ भी नहीं ऐसा यार, ठीक है। जो कहते हैं ना ICT की ट्रेडिंग करें भाई, आपने यहाँ पर जी FVG बना होता है, यहाँ पर फलां बना होता है, ये सपोर्ट है, ये डिमांड है, दिमाग ख़राब, ब्रेन वॉश किया होता है लोगों ने सिर्फ। बहुत सिंपल है ट्रेडिंग, कुछ भी नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सिर्फ आपने अपने रिस्क को सही मैनेज करना है, आप अपने अकाउंट को डिवाइड करें। अगर मैं हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मैं इतना हाई रिस्क प्ले करूँगा कि मैं अपने पूरे अकाउंट को 2 ट्रेड्स पे रिस्क करूँगा। मतलब कि अगर कंसेक्टिव 2 ट्रेड्स फेल गई, मतलब अगर मैंने एक ये ट्रेड ली, ये फेल हो गई और दूसरी दोबारा फेल हो गई, मेरा पूरा अकाउंट खल्लास, ख़त्म, ठीक है। ये मैं बहुत हाई रिस्क पे प्ले करने लगूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में मेरा $1000 का अकाउंट है, तो मैं एक स्टॉप लॉस पे ही $500 रिस्क करूंगा। टेक प्रॉफिट मैटर नहीं करता, ठीक है, टेक प्रॉफिट मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज दैट आप अपने स्टॉप लॉस पे कितना रिस्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये भी चीज़ आपने याद रखें, अगर मैं $500 रिस्क करूँ ना, अगर मैं $1000 को 2 पोर्शंस बनाता हूँ, ठीक है, और मैं उसमें से $500 रिस्क कर रहा हूँ, फुल हाई रिस्क कि यार 2 ट्रेड्स मेरी फेल हुई तो मेरे अकाउंट वॉश हो जाएगा, तो उस $500 को भी मैं तीन पोर्शंस में डिवाइड करूँगा। ये रूल हर चीज़ में इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आपने DCA के लिए भी गुंजाइश रखनी है। अब पीछे लेट सपोज मैं कैलकुलेट करता हूँ कि यार मैं ना $500 के 2 पोर्शंस बनाता हूँ, ठीक है, मैं पहली एंट्री लेता हूँ 500 की, उसके बाद DCA की गुंजाइश ही नहीं मिलती, तो मैं क्या करूँगा। और अगर मैं ऊपर से DCA कर लेता हूँ तो फिर मेरा पूरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ख़राब हो जाएगी वहाँ पर, क्या पता मेरा स्टॉप लॉस पे $700 हो जाए फिर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 10 पोर्शंस में बना रहे हैं, तो जिस पोर्शन के हिसाब से आप ट्रेड ले रहे हैं, लाइक अगर आप $1000 आपके पास या $100 आपके पास, और आप कहते हैं मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो को तब लिक्विडेट करूंगा जब इसमें 10 ट्रेडें कंसेक्टिव फेल होंगी, 10 ट्रेड्स फेल होंगी, तो फिर मेरा पूरा पोर्टफोलियो वॉश होगा। तो वो जो 10 ट्रेडों में से एक पोर्शन होगा, लाइक $100 के हिसाब से 10 ट्रेडें, तो मतलब $10 आपने पर ट्रेड पे रिस्क किया। उस 10 को भी आपने 3 पे डिवाइड करना है, क्योंकि आपने एक दफ़ा एंट्री, फिर सेकंड अटैम्प्ट और तीसरी दफ़ा लास्ट DCA, ये 3 अटैम्प्ट्स आपकी होंगी, तो फिर आपका $10 रिस्क होना चाहिए। ये सिंपल सा रूल है, इसको आपने फॉलो अप करना है, ठीक है, और फिर आपकी ट्रेड सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। बाकी ये है कि अगर जो है ना अभी जो नेक्स्ट उसमें मैं कवर अप करूँगा कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है। बहुत बेवकूफ़ लोग होते हैं, हम आपको पता है हम ब्रॉडकास्ट में स्टॉप लॉस बहुत रेयर देते हैं, हम स्टॉप लॉस नहीं देते, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम स्टॉप लॉस देते ही नहीं है, देखना, ठीक है। शॉर्टेड गोल्ड, जैसे ये मैसेज आया शॉर्टेड गोल्ड स्मॉल लॉट, दैट्स इट, ये मैसेज है, और उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद बुक द गेन, बस उसने लिख दिया, दैट्स इट, ख़त्म बात, ठीक है। ये ड्राइंग भेजी थी और ये चीज़ प्ले होगी, दैट्स इट, ठीक है। स्टॉप लॉस हम देते नहीं हैं, ठीक है, क्यों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हम। इनफैक्ट अगर आप मेरी ये ट्रेड भी देखें, जो ट्रेड फेल हुई है, ये स्टॉप लॉस पे फेल नहीं हुई भी, ये देखें, क्लोज्ड बाय यूज़र, ये मैंने खुद मैनुअल क्लोज की हुई है। आप मेरी कोई भी जाके ट्रेड देख लें, जो मेरी रेड ट्रेड्स हैं, वो स्टॉप लॉस पे कभी भी फेल नहीं होती, वो हम खुद मैनुअली जाके क्लोज करते हैं, क्योंकि हमारे लेवल्स ऐसे होते हैं कि वो लेवल से ब्रेक हो जाए। लेट सपोज ये मेरा स्टॉप लॉस, ये देखें, क्लोज बाय यूज़र, देख रहे हैं, स्टॉप लॉस कहीं पर भी नहीं होता, ये देखें, ये ट्रेड है, ठीक है, क्लोज्ड बाय यूज़र, क्योंकि हमारा ट्रेडिंग स्टाइल ही ऐसा है कि हम स्टॉप लॉस कहीं पर भी जो है ना लगाते नहीं,
क्योंकि स्टॉप लॉस है ना बेवकूफ़ लगाते हैं फॉरेक्स के अंदर, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हमारा अक्सर आपको लोग कहते हैं कि भाई अपने पोर्टफोलियो का जी 1% ही यूज़ करना है। भाई 1% यूज़ करोगे तो ग्रो करने में 1 साल लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। आपने ग्रो नहीं करना है या बैठ के इसी तरह 1% लगाते रहने ट्रेड का, ये सारी पुराने वक्तों की बातें यार, सीधी बात है, ठीक है। जो कहते हैं ना 1%, में आपके सामने मेरा पूरा पोर्टफोलियो, मैंने किधर 1% लगाया, कहीं कोई भी नहीं लगाता यार। अपने पोर्टफोलियो को आप 2-3 पोर्शंस में डिवाइड करें, ज़्यादा रिस्क करना है तो 3-4 पोर्शंस में कर लें, कम रिस्क करना है तो 5 to 8 ट्रेड्स में उसको डिवाइड कर लें, ठीक है। कि कंसेक्टिव 5 to 8 ट्रेड्स फेल होंगी तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा, इतना तो फिर आपको रिस्क करना पड़ेगा, ठीक है। 1% का मतलब जो कहते हैं ना 1% पर ट्रेड रिस्क करें, तो इसका मतलब है कि भाई आपकी 100 ट्रेडें फेल होंगी तो फिर जाके आपका अकाउंट वॉश होगा। भाई क्या कर रहे हैं यार, अब इस तरह थोड़ी होती है, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने आपको रूल बताया कि आपने अपने पोर्टफोलियो को कुछ पोर्शंस में डिवाइड करना है, ठीक है। हेजिंग वालों को भी मैंने बता दिए कि आपने कहाँ पर हेज करना है। हेज में जो गलती करते हैं ना बहुत सारे लोग, वो ये करते हैं कि वो अगर उन्होंने इधर से भी शॉर्ट मारा है, इधर से भी लॉन्ग मारा है, तो जब वो यहाँ पर लॉन्ग बुक कर लेंगे, सारे लॉन्ग बुक कर लेंगे, वो सब के सब जो लॉन्ग बुक कर लेते हैं ना, वो यहाँ पर जाके फंसते हैं। आपने थोड़ी सी पोजीशंस फिर भी खुली पीछे रखनी है, ठीक है। अगर मैंने 3 लॉट्स लॉन्ग किए, 3 लॉट्स शॉर्ट किए, ठीक है, और जब मेरा ऊपर वाला जोन यहाँ पर हिट हो गया तो मुझे पता है इधर से रिजेक्शन पड़ने लगी है, ठीक है। तो मैं 3 के बजाय 2 को बुक करूंगा, 1 को मैं खुला रखूंगा और फिर यहाँ से दोबारा से एक और ऊपर की तरफ खोल दूंगा, तो मेरी टेक्निकली 2 लॉन्ग बन जाएंगी, 1 2, और मेरी एवरेज एंट्री उन दोनों की यहाँ बीच में आ जाएगी, ठीक है। ये बीच में आ जाएगी उसकी एवरेज एंट्री। शर्त ये, अगर आपने यहाँ पर 0.5 लॉन्ग किए तो इधर भी 0.5 भी होना चाहिए। ये नहीं करना कि इधर 0.5 किया और इधर 3 लॉटें लॉन्ग मार दिए, ठीक है। तो बराबर की सेम आपने पोर्शंस को लॉन्ग मारना है। अगर आपको नहीं पता कि लॉट किससे कहते हैं तो लॉट इनको कहते हैं, जो लिखा हुआ है ना 0.3 लॉट, ठीक है, 0.2 लॉट, ठीक है। ये आप जो है ना इधर से कैलकुलेट करते हैं, ये जो इस रीजन से आप जाके करते हैं। अच्छा खैर, तो जो है क्या कहते हैं, अब मैं बता रहा था, तो आपकी एवरेज लॉन्ग की एंट्री सेंटर पार्ट है, ठीक है, और आपने यहाँ से दोबारा से 3 शॉट्स और खोल दिए, 2 शॉट्स और खोल दिए, तो आपके 3 शॉट्स इधर से ऑलरेडी खुले हुए थे जो पहले फंसे हुए थे, और आपने 2 और यहाँ से खोल दिए, तो आपकी एवरेज एंट्री शॉट्स की भी उठ के इधर से ऊपर आ जाएगी यहाँ तक। जैसे यहाँ से पहली रिजेक्शन फेस होगी और यहाँ से ये ड्रॉप होगा, आप सुकून के साथ अच्छे प्रॉफिट्स में निकल जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज ये फेल हो जाता है और ये ड्रॉप होने के बजाय पंप कर जाता है, जैसे इसके ऊपर पंप करता है तो जो 3 लॉट्स आपने इधर नीचे खोली हुई थी वो यहाँ से बंद कर दें और ऊपर वाली को होल्ड रखें, ठीक है। हेजिंग का भी बहुत इजी सिनेरियो सारा मैंने आपको बता दिए। मेरे जो बड़े जो मेरी तरह ट्रेडर्स हैं जो हेजिंग नहीं करते, उनका भी मैंने बता दिया। आपने अपने पोर्टफोलियो को अपने रिस्क के मुताबिक या जिसके सिग्नल्स आप फॉलो कर रहे हैं उसके रिस्क के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो को 3 से 4 ट्रेड्स में डिवाइड कर देना है। ये जो कहते हैं ना कि यार आपने ट्रेडिंग इस डिसिप्लिन, उसका ये मतलब नहीं है कि सुबह उठ के जो है ना आपने वुजू करना है और बैठ के टेबल के आगे बैठ के जो है ना डिसिप्लिन के साथ बैठ के जो है ना पेंसिल स्केल खोल के ट्रेडिंग करनी, नहीं भाई। डिसिप्लिन से मुराद होता है कि भाई अगर मैंने अपने पोर्टफोलियो को 10 पोर्शंस में डिवाइड किए तो मैं हर ट्रेड में ही 10 पोर्शंस पे उसको यूज़ करूंगा, ठीक है। और अगर मैं 0.05 लॉट ले रहा हूँ तो मैं हर दफ़ा ही 0.05 लूँगा। दिस इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपने बस मास्टर अप करनी है एंड यू आर रेडी टू गो। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर अप करेंगे वो ये होगा कि मैं खुद किस तरह ट्रेडिंग करता हूँ, किस स्टाइल को फॉलो करता हूँ और क्या मेजर चीज़ें। इन शॉर्ट में आपको पूरी की पूरी जो है ना चीट कोड्स में आपको अपने जितनी मेरी आज तक एक्सपीरियंस है ना क्रिप्टो और इसमें फॉरेक्स में कर करके, ठीक है। बाय द वे मैं पहले क्रिप्टो ट्रेडर था, आप सबको पता है ये चीज़, ठीक है। मुझे फॉरेक्स में भी 2-3 महीने पहले है और फॉरेक्स में जितना मैंने पैसा बनाया ना, कसम से मैंने कभी ज़िंदगी में क्रिप्टो में इतना नहीं बनाया, सीधी बात है, ठीक है। और अगर कोई कंपेयर करता है ना कि क्रिप्टो ज़्यादा बेहतर है फॉरेक्स से, उसको खड़ा करके ना उल्टे हाथ के थप्पड़ मारे मुंह में, ठीक है, क्योंकि इनका मैच है ही नहीं। फॉरेक्स बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर है क्रिप्टो से, ठीक है। अब मैं क्यों फॉरेक्स में इतना अच्छा हो गया अचानक से, इसी ये जो आप देख रहे हैं ना, जो मेरी आप ट्रेड हिस्ट्री जाके देखते हैं और जो मुझे आपको नज़र आ रहा है लॉस ही नहीं पड़ता, वो इसीलिए नहीं पड़ता, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं क्रिप्टो में बहुत अरसे से था, ठीक है। और क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। जो क्रिप्टो में बहुत अच्छा है वो फॉरेक्स में भी आके वो एक्स्ट्रॉर्डनरी अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है कि यार आप देखिए कि यार मैंने $7,000 प्रॉफिट कमाया है लास्ट 7 डेज़ के अंदर और $500 मेरा टोटल लॉस है भाई। टोटल लॉस ही 500 है, ठीक है। तो आप खुद एग्जांपल आपके सामने है कि भाई इस चीज़ को मास्टर अप करने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। और मैं अपना जो पूरा का पूरा निचोड़ है ना, जो पूरा का पूरा निचोड़ है कि क्या क्या चीज़ें जो वाकई में आपके काम आएगी,
वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई चीज़ मतलब आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही या कोई चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, या अगर वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी कर रहा हूँ या कुछ ज़्यादा फालतू चीज़ें बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ें भी मुझे बता दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं नेक्स्ट टाइम जो है एहतियात करूँ।